अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजीएन स्पेशल। मेरा नाम राना साजिद है। आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरले के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। 20 हलकों में ये इंतखाबात थे। 14 नशस्तों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कामयाबी हासिल की और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशस्तों में कामयाब होने में रही है। और एक जो हलका था LA 27, उसमें ख़राब मौसम की वजह से इंतखाब जो है मुलतवी कर दिए गए। महाजरीन की जो 12 नशस्तें थीं और इस समेत जो है 19 ये टोटल हलके थे। मुजफ्फराबाद की 8 जो हलके थे और इसके साथ साथ महाजरीन की 12 नशस्तों में हुए। और दूसरी जानब राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और मशीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उनकी जानब से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। 45 में से 23 नशस्तों पर ये कामयाब हो चुकी हैं और हम जो है अब हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से नताइज को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया है। तीसरे मरले का बाइकाट भी करना चाहिए, ऐसा कहना है राजा परवेज़ अशरफ साहब का। और इलेक्शन में कामयाबी के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी नून लीग को जो है मुबारकबाद दी और साथ ही साथ कहा है कि नून लीग के ऊपर एतमाद का ये इज़हार है। दोनों जानब इलेक्शन के दौरान भी, कैंपेन के दौरान भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है लफ्जी गोराबारी भी जारी रही और साथ ही साथ वफाक में भी दोनों जमातें एक साथ मौजूद भी हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखवानज़दा चटान मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। सर, सबसे पहले कहिएगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है, जो एक इलेक्शन का लाया अमल है, गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे आके क्या ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सीटें हासिल करने में नाकाम है, उसी तरह जो है जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो है कामयाबी मिली थी। दूसरी जानब धांधली का भी जो है वो वायला किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि, तो क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन किया, कश्मीर में उन्होंने कैंपेन किया, हर हल्के में हर जगह पे वो तशरीफ ले गई, वहाँ पे जलसे की गई। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग ने जो प्री पोल रैगिंग है इसका कोशिश किया, लेकिन कुल की इस तरह का गुंडागर्दी नहीं की जिस तरह की कश्मीर में की। वजह ये था कि आने वाला बजट था, वो समझते थे कि अगर हम इस तरह के जोर जबरदस्ती से और बंदूक और गोलियों के जोर पे पीपल्स पार्टी से इलेक्शन छीन ले तो हम ये बजट पास करना फिर मुमकिन नहीं होगा और हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो खतरे में आ जाएगा। कश्मीर में इन लोगों ने आगाज ही दांधी से किया। स्टार्ट में जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि 10 सीटें तो मेरे जेब में है और कुछ इधर से उधर करेंगे। फिर इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया, फिर पंजाब के जो वजीर आला है मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, वहां पे बसों की ऐलानात की और फेडरल मिनिस्टर आते थे जाते थे, इंतजामिया पे प्रेशर डालते थे। तो इलेक्शन से पहले भी वो प्री पोल रैगिंग जो है वो उसका आगाज किया। फिर इलेक्शन में तो इन लोगों ने हद कर दिया। फिर पहले मरहले में हमारे एक वर्कर को शहीद किया, 30 पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा कर दिया और वहाँ पे हमारे जो पोलिंग स्टेशन थे इस पे 5 बजे जो रवायती हमारे पोलिंग स्टेशन थे जिस पे हम ज्यादा वोट लेते हैं, इस पे 5 बजे के बाद पोलिंग नहीं करने दिया। इनकी जो हल्के है इस पे 7 बजे तक पोलिंग जारी रखा। जो हमारे हल्के हैं वहाँ पे टर्नआउट आया 25%, इनके हल्कों पे 95% और 90%, जो सोच से बालातर है कि कभी पाकिस्तान में भी नॉर्मल हालात में भी 90% आया नहीं है। सही। तो अच्छा होता कि इलेक्शन साफ होता, शफाफ होता। हमारे मुल्क की जो अंदरूनी हालात है, ये जरूर है कि अल्लाह ताला ने हमें बैरूनी महाजों पे बहुत कामयाबी अता की। खुसूसी तौर पे इंडिया के साथ हमारी जो लड़ाई हुई इससे पाकिस्तान के फोर्सेस का मतलब आपने 2-3 पॉइंट रेज किए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने कहा मरियम नवाज साहबा की जो है इलेक्ट्रिक बसेस की कैंपेन, दीगर मराद के ऐलान,
तो अब समझते हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन को इम्पैक्ट करती हैं, और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानब से भी कहा जा रहा है कि कुछ अगर हमने डिलीवर किया है तो उसी की बुनियाद पे हम वोट भी हासिल कर रहे हैं, और ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी का डिलीवर करती तो उसकी एग्जाम्पल के तौर पर आज़ाद कश्मीर में अवाम उनको वोट भी देती। तो आपको लगता है ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं या दीगर जो मरात हैं वो दे के अवाम को जो है अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हुई है नो लीग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसमें कामयाब होती तो फिर इन लोगों को बंदूक उठाने का जरूरत क्यों पड़ता? फिर इन लोगों को पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे का जरूरत क्यों पड़ता? फिर लोगों को शहीद करने का जरूरत क्यों पड़ता? और बदकिस्मती से ऐसे हालात में जो कश्मीर एक हसास एरिया है, जरूर ये पाकिस्तान का शहर है लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं है। अगर ये पाकिस्तान होता तो एक मुल्क के तो दो वजीर आजम नहीं हो सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान होता तो एक मुल्क के तो दो सदर नहीं हो सकते हैं। तो कश्मीर इंतहाई हसास खित्ता है, और वहाँ के जो मसाइल है हम समझते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे इस मसाइल का हल निकाल सकती है। इसका हल न जोर जबरदस्ती से निकलेगा और न कोई कठपुतली हुकूमत इस मसाइल पे काबू पा सकेंगे। कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होता और कश्मीर के अवाम के जरिए किसी का भी हुकूमत, चाहे वो हमें वोट देते, मुस्लिम लीग नून को वोट देते, इस्तेहकाम को वोट देते, जिसको भी वोट देते, लेकिन असेंबली में जो लोग पहुंचते, चाहे वो अपोजिशन के थे या गवर्नमेंट के थे, अगर वो अवाम के वोटों से पहुंच जाते तो कश्मीर के जो आजकल मसाइल है इस पे काबू पा सकते थे। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। एक पहली बात तो ये कि इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर लेना, तो अगर ये तस्लीम नहीं किया जा रहा है तो क्या कोई प्लान है कि इसके अगेंस्ट जो है कोई इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त जमा करवाई जाए? जिस तरह पहले जो मरले में इंतखाबात हुए तो उसमें भी हमें ये बातें सामने आई थी नज़र कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ऐलान किया था कि फ़ौज की निगरानी में जो है इलेक्शन करवाया जाए, और साथ साथ अभी अगर दूसरे मरले में इसी तरह की जो है वो प्री पोल रगिंग की आप बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का लाएमल क्या होगा? क्या कोई इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करने का प्लान है, या कोई इसके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई करने का ऐलान है कि शफाफ इलेक्शन जो अगर तीसरा मरला होता है तो उसमें इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े? इसके लिए तो हमने कश्मीर की एक कमेटी बनाई है जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब है, जिसमें कायरा साहब है, जिसमें कश्मीर के हमारे दोस्त चौधरी लतीफ अकबर साहब। तो ये सारे बैठ के और फैसला करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ रियासत को ये नहीं करना चाहिए था। हमारी जो अंदरूनी हालात है, बलूचिस्तान की तरफ देख ले या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देख ले, वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। कल सवात में धमाका हुआ जिसमें 18 लोग जो है हमारे शहीद हो गए। पिशावर में धमाका हुआ और रोज हमला से उठाते हैं। ये हालात बलूचिस्तान की भी है, कश्मीर में लड़ाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टाइम पे इस तरह के इकदाम करना, इस तरीके से इलेक्शन को मैनेज करना, लोगों के हुकूक पे और वोट पे डाका डालना, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं था। हम तो क्या सियासी लोग हैं, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। हम कई बार अपोजिशन में रहे हैं, कई बार हुकूमतों में आए हैं, लेकिन ये है कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये कश्मीर के लिए ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ठीक नहीं है। जो कुछ हुआ कश्मीर में ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। बिल्कुल सही है सर। एक और पॉइंट ऐड कर लें, राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है कि उनकी ये ज़ाती राय है, उन्होंने कहा कि तीसरे मरले का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो बाइकाट करना चाहिए, और नताइज को भी उन्होंने मुस्तरद करने का ऐलान किया है कि इस तरह के नताइज हम नहीं तस्लीम करते। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कंडीशन में है, इस पोजीशन में है कि तीसरे मरले में हमें पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से AJK के इंतखाबात हैं उसमें बाइकाट दिखाई दे? देखिए जी, बाइकाट तो कोई पार्टी किसी भी टाइम कर सकते हैं, बाइकाट से तो कोई किसी को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कोशिश किया है कि हम इस तरह के इक़दाम करें जिसमें मुल्क के मफाद हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है वो फैसला करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है कि हमारे मुल्क की अंदरूनी हालात है, अमन अमान की सूरत हाल है, जो मशहद की सूरत हाल है, रीजन में जो कुछ हो रहा है, जो गल्फ में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, ऐसे टाइम पे हमें क्या फैसला करना चाहिए।
तो हम जो फैसला करेंगे वो मुल्क के मफाद के लिए करेंगे, न कि अपने ज़ात के मफाद के लिए, किसी और के मफाद के लिए। तो अभी हमारा कमेटी जो है वो फैसला करेगा, फैसला सामने आ जाएगा, मीडिया को भी जाकर दिया जाएगा कि हमने ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग वफाक में तो एक साथ हैं, इलेक्शन में ये जो लफ्जी गोलाबारी और एक दूसरे के ऊपर जो है तनकीद क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक है? जल्द से ही इलेक्शन गुजरेंगे तो वफाक में तो वही बात है, कहा जाता है दोनों जमातें एक दूसरे के साथ भी हैं और हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो वहाँ पे इस तरह की कोई गर्मा गर्मी नज़र नहीं आ रही। तो ये सिर्फ क्या इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है या इसके बाद भी हमें कुछ तरह का जो है वो लायामल दिखाई देगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें एक अलग जो है वो नोट पे नजर आएगी? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के साथ इशू सियासत करती है। जहां पे हम देखते हैं कि हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया या अच्छा काम कर रहे, इस पे हम शाबाशी भी देते हैं, इस पे हम तारीफ भी करते हैं, इस पे हम साथ भी देते हैं। लेकिन जहां पे हम देखते हैं कि हुकूमत कोई इस तरह के इक़दाम करते हैं जिससे मुल्क का नुकसान होगा, जिससे अवाम का नुकसान होगा, जिससे जमहूरियत का नुकसान होगा, इस पे हम डट के अपोजिशन करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल पाकिस्तान में अपोजिशन नहीं है। नहीं सर, यही पॉइंट आपका, जिस तरह आपने कहा कि आप शाबाशी भी देते हैं, आप साथ भी देते हैं और जहां पे जरूरत होती है वो डट के अपोजिशन भी करते हैं, मतलब, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन नहीं है, मतलब आप हुकूमत में भी हैं और साथ अपोजिशन भी कर रहे हैं। बदकिस्मती से हम हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन भी करते हैं। आप अपोजिशन की तरफ देख ले, जो अपोजिशन ने कभी अवाम के मसाइल पे न धरना दिया, न कभी एहतजाज किया, न असम्बली से बाइकाट किया। जब से असम्बली में आए हैं बस एक ही नारा है कि हमें मुलाकात करवा दे, हमें मुलाकात करवा दी। इसके लिए धरने भी दे रहे हैं, इसके लिए एहतजाज भी कर रहे हैं, असम्बली के अंदर भी बाहर भी। बाकी जो अपोजिशन है, इस मुल्क के जो मसाइल पे अपोजिशन है, चाहे वो महंगाई है, चाहे लोगों की तनख्वाहें हैं, चाहे टैक्सेस है, इसके लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही है और हुकूमत के सामने डट के खड़ी है। और सर हुकूमत के साथ भी तो खड़े हैं ना, हुकूमत के सामने भी खड़े हैं और हुकूमत के साथ भी खड़े हैं, मतलब दोनों महाज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर संभाले हुए ना। किसी एक जगह पे होगी तो फिर चीज थोड़ी क्लियर हो जाएगी, फिर थोड़ी डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी। अगर आप ऑपोजिशन में बैठते हैं फिर भी नजर आएगी। जी मेरे भाई, हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम मुल्क के साथ है। क्योंकि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, मैंडेट इस तरह मिला था कि दो पार्टी मिलके हुकूमत बना सकते थे, कोई एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकते थे। हमने सबसे पहला दावत दिया पीटीआई को, इन्होंने कहा कि हमने सियासतदानों से बैठना नहीं है, हाथ मिलाना नहीं है, हम तो सीधा डीजीआई से हाथ मिलाएंगे और आर्मी चीफ के साथ बैठेंगे, इसके अलावा हमने किसी से बातचीत नहीं करनी है। अगर हम मुस्लिम लीग का साथ नहीं देते तो इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होता। क्या बहैसियत एक पाकिस्तानी आप समझते हैं कि हमारे जो अमन व अमान की सूरत हाल है, हमारी जो मईशत की सूरत हाल है, क्या ये मुल्क इस तरह के एडवेंचरों का मुतहम्मिल हो सकता है कि हम दोबारा इलेक्शन करते हैं? इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर में दूसरा मरला मुकम्मल हो चुका है। 20 हल्कों के ये इलेक्शन थे जिसमें एक हल्के में जो है मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं हुई थी और इसमें नून लीग ने 14 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशस्तों में कामयाब होने में कामयाब हुई है। साथ ही साथ अगर बात कर लीजिए, एक दोबारा से वही लफ्जी गोलाबारी भी जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से धांधली का जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2024 के जो इलेक्शन थे वो वाली जो है एक दफ़ा फिर से रिपीट किया गया है, उसको दोहराया गया आज़ाद कश्मीर में। ये शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है और साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन के तीसरे मरले का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बाइकाट कर देना चाहिए। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब मौजूद है। सर आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले कहिएगा, सेकंड राउंड जो है मुकम्मल हो चुका है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का। 14 सीटों पे जो है बर्तरी हासिल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। 5 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आई हैं और ओवरऑल पूरा जो इलेक्शन हुआ इसको किस नज़र से देखते हैं? और स्पेशली एक ये तो दावा हमेशा से किया जाता है, जो पार्टी जीतती है वो कहती है फेयर इलेक्शन हो, ये बिल्कुल ठीक है, और जो हारती है वो धांधली का इल्ज़ाम तो लगाती है। ये पाकिस्तान की सियासत की रवायत भी है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। पाकिस्तान की सियासत में ये रिवायत रही है कि जो पार्टी आती है वो
वो इल्जाम लगाती है और जो जीतती है जिनको फेयर डिक्लेयर करती है। लेकिन मैं एक इलेक्टोरल हिस्ट्री के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये महसूस करता हूँ कि कुछ पार्टीज जो हैं वो जब जीतती हैं तो उनको बहुत नैरो मार्जिन से जितवाया जाता है। इतना नैरो मार्जिन होता है कि उन्हें हुकूमत साजी के लिए बैसाखियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। उसकी मिसालें मैं आपको माजी में कई दे सकता हूँ, लेकिन रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जीबी के इलेक्शन की। वहाँ पे पीपल्स पार्टी जीती, लेकिन आपने गौर किया होगा तो शुरू में जो रिजल्ट्स की प्रोजेक्शंस आ रही थी और पीपल्स पार्टी पहले ही 7 सीट्स निकाल चुकी थी, और उसके बाद रिजल्ट्स डिलेड होना शुरू हुए और उसके बाद पीपल्स पार्टी वहीं खड़ी रही, दूसरी पार्टी जो है वो सीट्स निकालना शुरू हो गई, जिसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को नैरो जो है मार्जिन दिया गया और उन्हें जरूरत पड़ी किसी ना किसी बैसाखी की। उसके बाद अगर आप मुस्लिम लीग नवाज का देखें, ये जो अभी इलेक्शन 2024 हुआ है, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें से जरूरत पड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वरना उससे पहले जितने इलेक्शंस हुए हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी उनको मिलती रही। तो ये मैंने हिस्ट्री इसलिए बयान की कि जो हमारी जेनजी है खसूसी तौर पे उसको एक ये फर्क भी नजर आ जाए। दूसरी अर्ज ये है कि जब तक आप इलेक्शन को बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाएंगे तब तक ये ब्लेम गेम होती रहेगी। आज पीपल्स पार्टी शिकवा गुनाह है तो कल मुस्लिम लीग नवाज होगी और परसों कोई और पार्टी होगी। उसके लिए आपको एक फेयर इलेक्शन का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और फिर तीसरी बात ये है कि धांधली के इल्जामात उस वक्त बेमानी हो जाते हैं जब हर पार्टी के पोलिंग एजेंट के पास यकसा रिजल्ट शीट हो जिसपे उसके अपने सिग्नेचर हो, जिसपे इलेक्शन ऑफिसर के साइन हो और वो सबके पास एक जैसे हो, तब तो समझ आती है कि भाई यहाँ पे कोई धांधली नहीं हुई। ठीक है, कम से कम पोलिंग डे पे बैलेटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पोस्ट पोलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सबके रिजल्ट यकसा है। लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी कि जनाब फॉर्म नहीं दिए गए और कुछ लोगों को फॉर्म दिए गए जो विनर्स है और जो लूजर है उन्हें फॉर्म ही नहीं दिए गए, तो ऐसे में जो है ये वाली डिस्क्रिपेंसी रहेगी। और वैसे भी पाकिस्तान में तो एक चूंकि अब आप सुन रहे हैं नए आइडियाज, हालांकि हम वो पुराना ट्राई कर चुके हैं, सदारती निजाम, पहले 1 यूनिट था, फिर 4 सूबे हुए, वो सारा कुछ हम ट्राई कर चुके हैं। लेकिन दोबारा एक बाज गश्त है जी, सदारती निजाम और सूबे ज्यादा बढ़ने चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम चूंकि दूर रहेंगे जब तक के पूरी कौम एक पेज पे नहीं होगी, और वो लोग भी एक पेज पे नहीं होंगे जो इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपने काफी पॉइंट्स ऐड किए हैं। सबसे पहले तो ये जीबी इलेक्शन के ऊपर ही बात करेंगे, इंतजामी यूनिट के ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे। जीबी इलेक्शन में आपने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो अक्सरियत मिल रही थी, मतलब नशस्तें उनके पास थी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट लेट आना शुरू हुए तो दूसरी जानब जो है पलड़ा भारी होता गया। तो क्या लगता है कि दूसरी तरफ आपने कहा कि नैरो मार्जिन से जिस तरह वही बात है जितवाया गया ताकि एक कंबाइन जो है वो गवर्नमेंट सामने आए, और मरलावार जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पहले मरले में जो है वो लीड किया, अब आके जो है वो दूसरे मरले में भी 14 सीटें निकालने में कामयाब हुई, और राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि सादा अक्सरियत वो हासिल कर चुके हैं, और डेफिनेटली इसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस तरह से प्रिटेंड करते हैं, किस तरह से डिलीवर करते हैं। तो क्या मरलावार जो इंतखाबात हैं ये एक समझ लें कि सोल्यूशन है, या क्योंकि इससे कबल कोई इस तरह की एग्जांपल स्पेशली आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो नहीं मिलती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में और आने वाले जो है पब्लिक के ऊपर भी? मैं अर्ज करूं, ये जो मरहलावार इलेक्शंस है ये तो काबिल कबूल ही नहीं होने चाहिए, किसी को भी नहीं होने चाहिए, उनके मुस्लिम लीग नवाज को भी इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, क्योंकि यही फार्मूला जो है कल को जब इस्तेमाल होगा, जब मुस्लिम लीग नवाज नहीं जीतेगी तो वो इसी मरहलावार इलेक्शंस को रिगिंग का हिस्सा कहेगी। वो कहेगी जी ये प्री पोल रिगिंग है, क्योंकि देखिए इससे वर्कर का माइंडसेट तब्दील हो जाता है। पहले मरहले में मुस्लिम लीग नवाज ने जो है वो मैक्सिमम सीट्स ली। सबसे पहली बात तो ये कि जो नॉर्मली जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के, ही हम देखते रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरी बात कि वो जो 12 रिजर्व सीटें हैं रेफ्यूजीज की, महाजरीन की,
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं किसी भी जमात को मेजोरिटी दिलवाने के लिए। ठीक है। उस पे भी एतराजात आए हैं और जाती तौर पे मुझे भी एतराज है। तीसरी बात यह है कि पहला मरहला यानी पहले तो फेडरल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, उसके बाद पहले मरहले में जिसने ज्यादा सीट्स ले ली, तो अब वोटर जो दूसरे मरहले का है वो ये सोचेगा हुकूमत तो इनकी बनी है तो इन्हीं के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, शायद हमारे कुछ काम हो जाए। मतलब तो पब्लिक के लिए भी इम्पैक्ट ज़ाहिर है वो भी चेंज हो जाएगा कि जिस तरफ की हवा चल पड़ी है उसी तरफ हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। माजी में आपको याद है कि यहाँ पे फार्मूला इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक आया था कि जी एक दिन नेशनल असेंबली के इलेक्शन करवा ले और उसके बाद सूबों के मरहलावार करवा ले, जिसमें यही पार्टी बशमूल PMLN इन्होंने शदीद एतराज़ात किए थे कि जी ये तो रिगिंग हो जाएगी। एक सूबे में आप कोई गवर्नमेंट चाहे बना ले या पार्टी मेजोरिटी में आ जाए तो इसका मतलब दूसरे सूबे के लोग कहेंगे जनाब फेडरल की गवर्नमेंट उनकी है, सूबे में गवर्नमेंट उनकी हो गई फलां में, तो इसका मतलब बाकी जगहों पे भी उनको। तो ये वाला फार्मूला ही गलत था। मुझे तो ये हमारे जो एडवाइजर्स हैं या सियासी बुजुर्ग महर हैं जो गाइज बैठे हुए हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी समझ नहीं आती कि आप पहली कंट्रोवर्सी को तो हैंडल कर लीजिए और उसको हैंडल करने के लिए ये अगर तरीका उनको हैंडल करने के लिए था तो मैं माफी चाहता हूँ, इंतहाई अहमकाना तरीका था। इससे मजीद कंट्रोवर्सी जन्म दे दी। बिल्कुल सही है, बहुत दुरुस्त आपने। और जी मुझे एक फिक्रा कहने की इजाजत दीजिए। मैं आपको बड़ी गारंटी से बड़े यकीन से कह सकता हूँ मुस्लिम लीग नवाज बाकी तीसरे मरहले में पूरी सीट्स ले जाए, एक इंतहाई ताकतवर पार्टी के तौर पे भी उभरे तो कश्मीर का मसला यानी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो अनरेस्ट है, जो डिस्ट्रस्ट है लोगों का इस सिस्टम पे, उसको हल नहीं कर पाएगी और वो ट्रबल का शिकार रहेगी। और उस ट्रबल में ये जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं वफाक में अगर डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड भी कर रही है, अगर वहाँ पे हुकूमत बना लेती है तो कश्मीरियों के जो प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह के भी उनके मुतालबात भी चल रहे थे, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो धरना और इस तरह की सारी जो सूरत हाल है उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकेगा। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को फिर भी कहीं ना कहीं जो है मुश्किलात नज़र आएंगी ग्राउंड रियलिटी के हवाले से। तो मतलब फिर सोल्यूशन सर क्या होगा? फिर इसके बाद ज़ाहिर इलेक्शन हो जाएंगे, गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर कश्मीर तो ये कहा जा रहा था ये तो सबसे लाडला बच्चा है पाकिस्तान का, तो फिर इसके साथ अगर फ्यूचर में इसी तरह के ये सिस्टम चलते रहे तो फिर क्या जो है वो फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कि उसके लिए PMLN को कोई एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्हें पैसिफाई करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। चलिए आप उसे मैनेज कर लेते हैं, अभी आपको चंद दिन में शायद और आवाजें यार मुझे नहीं पता क्योंकि आज मैं मसरूफ रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। देखिए IPP जिसका लाहौर से सीट्स लेना तो अचंभे की बात थी, लेकिन उसका GB में सीट्स लेना ज्यादा अचंभे की बात थी और उसके बाद उसका कश्मीर में सीट्स ना लेना और अचंभे की बात है। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आपको और आवाजें भी आएंगी। अभी आपको IPP की जानिब से भी कुछ ना कुछ शायद, चूंकि वैसे वो इंडिपेंडेंट नहीं तो सर कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि एडजस्ट किया जा रहा है हर किसी को कहीं ना कहीं, मतलब जिस तरह GB में किसी को एडजस्ट कर दिया गया तो अब यहाँ पे जो है आज़ाद कश्मीर में एडजस्ट किया जा रहा है ताकि सबको लेके चलता रहे, कंबाइंड जो पॉलिसी वो चलती रहे। देखिए सबको लेके जरूर चलना चाहिए लेकिन अवाम की वोट की कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि इस तरीके से अवाम का आगे एतमाद हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पे नहीं है मेरे भाई। और जब आप इस तरह के इलेक्शन करवाएंगे तो वो जो बचा कुचा है, कुछ एक्टिविस्ट हैं PMLN के हैं, PPP के हैं, जमात इस्लामी के हैं, जमात JUI के हैं, PTI के हैं, उनका बिल्कुल ही उठ जाएगा एतमाद। वो जो कोई इलेक्शन एक्टिविटीज में या प्रोसेस में कोई हिस्सा लेते भी हैं तो वो भी नहीं लेंगे जब उन्हें ये एहसास होना शुरू हो जाएगा हमारा वोट तो रायगा जाता है, फैसले कहीं और होते हैं, तो क्या जरूरत है इस एक्सरसाइज की। और ये मुल्क के लिए बड़ा किलिंग होगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, हमें एक दफे डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें इलेक्टोरल सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉन इलेक्टेड लोगों को बिठाना चाहते हैं तो बिठा लीजिए अगर वो मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन
आप एक ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे मुल्क में और ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो वो मेरा ख्याल है कि कतन कोई दानिशमंदाना कदम नहीं है। और हाल यही है कि दोबारा इन सारे इश्यूज के ऊपर एक नए उमरानी मुआहदे की जरूरत है, जिसमें ये डिसाइड किया जाए कि हमने फाइनली कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करना है, हम फाइनली किस तरह अपनी अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, हम किस तरह जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हम अवाम के रियल मसाइल कब हल करने की पोजीशन में होंगे। इसके लिए हमें एक कलेक्टिव विजडम की जरूरत है और एक नए कोविनेंट की ठीक है सर, आप बजा फरमा रहे हैं नया इमरानी मुआहदा जो है वो होना चाहिए, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर जो है वो किस तरह से अमल दरामद हो रहा है। और गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आपको याद है जैसे आप अभी बात कर रहे थे नए इंतज़ामी यूनिट्स की और सिस्टम की कोलैप्स होने की जो है बात की गई थी वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब की जानब से कि ये सिस्टम आप माने या ना माने कोलैप्स तो हो चुका है। उन्होंने ये कहा जो आप ये सामने रख रहे हैं ना सजेशन के, उन्होंने कहा चाहे आप एक दिन के लिए बैठें एक कमरे में, चाहे एक महीने के लिए बैठे, चाहे एक साल के लिए बैठे, आपको कंबाइन बैठना पड़ेगा, बैठेंगे फिर सोल्यूशन है। अदरवाइज आप चाहे 10 साल भी लगा दें तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, ये जूम का तू ही मामला रहेगा। तो इस समझने के आगे ये सिस्टम अगर कोलैप्स कर चुका है तो सबको अगर बिठाना पड़ेगा इकट्ठे, तो फिर कौन जो है वो पहल कौन करेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को करनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए, पीटीआई को ऐड करना चाहिए, दीगर जमातों को साथ लेके चलना चाहिए, तो कौन आगाज कौन करेगा इसका? जी, सबसे पहली बात ये कि वजीर दाखिला साहब ने निशानदेही तो ठीक की सिस्टम के बारे में, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं खुद भी रिस्पॉन्सिबल है और उसी सिस्टम का हिस्सा है। सही। दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, तो मुझे ये बताइए कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में क्या वो किसी वेलफेयर स्टेट यानी नॉर्वे से बंदे लाके बिठाएंगे? क्या वहां पे ब्यूरोक्रेसी उनकी होगी? क्या वहां पे सीएम जो है वो लेबर पार्टी ऑफ यूके के बिठाएंगे लाके के, जिनको पता हो कि अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको पता हो कि नहीं हमें करप्शन नहीं करनी, क्या वहां से लोग लाएंगे? इसी मुआशरे से लोग लाएंगे तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सिवाय इसके कि वो टैक्स पेयर के पैसों से जो तनख्वाह पाने वाले अफसरशाही है उनके लल्ले दल्ले उठाने या मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल पे मजीद खर्चे के अलावा कुछ डिलीवर नहीं करेगा। क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया अपने पहले सेंटेंसेस में कि पाकिस्तान तो एक तजर्बागाह है, यहाँ पे हम 1 यूनिट सिस्टम में थे, 1 यूनिट सिस्टम से हम आ गए 4 सूबों में, 4 सूबों के बाद हमने बड़े तगय्युरात देखे, फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी एक डिक्टेटर की अमेंडमेंट कभी दूसरे की अमेंडमेंट, फिर आजकल हम एक हाइब्रिड सिस्टम को देख रहे हैं और ऐसा हाइब्रिड सिस्टम जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है भाई। बिल्कुल सही। मतलब मजीद आप क्या तजर्बा करना चाह रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, नए इंतजामी यूनिट्स कोई सोल्यूशन नहीं है। इसे वही बात है कि सिस्टम के ऊपर भी और कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, अगर मैं जवाब देने की जसारत करूं तो वो इस वक्त जो मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो अगर आप काउंट करें तो वो हैं 4 हमारे पास। ठीक है। उसमें मियां नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, इमरान खान है और मौलाना फजल रहमान है। उसके साथ साथ कुछ बड़ी इफेक्टिव वॉइसेस हैं जैसे अवामी नेशनल पार्टी हो गई, जैसे जमात इस्लामी हो गई, और इसी तरह ही जो कुछ रीजनल पार्टीज हैं सिंध की और बलूचिस्तान की। ये इन 4 बड़ों का काम है कि इन सबको लाए और उसमें फिर मैं एक स्टेप अगर आगे चला जाऊं तो आप इजाजत दीजिए, मिलिट्री लीडरशिप को भी बीच में इंक्लूड करें। ठीक है। और फिर बैठ के जो है दूध का दूध पानी का पानी अलहदा करें। ऐसी ही अगर एक कंसल्टेशन एक मुसलसल होगी तो उसके नतीजे में एक तो हमें ये पता चलेगा कि हमने जो गलतियां की वो गलतियां कौन सी थी, फिर उसमें से कलेक्टिव विजडम को यूज करते हुए अगर जेन्युइनली यूज करेंगे, ये ना हो कि फिर कोई ब्यूरोक्रेट एक फार्मूला दे दे कि जनाब ब्यूरोक्रेसी को फायदा हो, अपनी विजडम यूज करें और कोई इसका सोल्यूशन निकाले। मुझे यकीन है
के सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। बिल्कुल सर, बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं ना सोल्यूशन, एक सजेशन आपने रखी है। मुल्क के 4 बड़े सियासतदानों के आपने नाम लिए हैं और डेफिनेटली एक वो लोग हैं जो किरदार अदा कर भी सकते हैं। तो क्या लगता है मतलब कितनी जल्दी कहते हैं ना ये स्टेप ले लेना चाहिए? क्योंकि मज़ीद अगर आप मुल्क की माशी सूरत हाल देख लें, मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है और आवाम डे बाई डे, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डेली बेसिस पे बढ़ती हैं, हर नए रोज पे ज़ाहिर है नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सिस्टम तो ऑलरेडी जिस तरह हमने बात कर ली कोलैप्स हो चुके, तो अब इसके ऊपर अगर डिले होता है, मतलब मजीद इसी सिस्टम को अगर 6-8 माह मिल जाते हैं, तो फिर मजीद आपको लगता नहीं कि ताखीर हो जाएगी कि हम वो जो अभी बची खुची को साख है उसको संभालने में कामयाब हो जाएंगे अगर फौरी तौर पर इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले कि जो मैं देख रहा हूँ, वो जो दुनिया भर में जो नौजवान हैं जिन्हें हम जेंसी कहते हैं, वो मुतहर्रिक हो जाएं और वो अपने हकूक के लिए खड़े होना शुरू हो जाएं। और वो कोई, आपको याद है अयूब खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक उस वक्त की जेंसी ने चलाई थी जी। और इतना ताकतवर ग्रीन डिक्टेटर जो है वो उसे जाना पड़ा। तो ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ये तो कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे। और जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ श्रीलंका, नेपाल, इंडिया के बाद, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ आवाजें जेंजी की उठना शुरू हो गई हैं। और उससे पहले कि वो मुतहर्रिक हों, उनके ग्रीवेंसेस को जो है वो एड्रेस करना चाहिए और कोई ना कुछ तो निकालना चाहिए। देखिए टैक्स, आपने सब फ्यूल की बात की है, पेट्रोल प्राइसेस डेली, आप बिजली की बात करें, तो मतलब ये पैसे मैं आपको जेन्युइनली कहूँ, मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमें कंप्लीट डेटा नहीं मिलता, डेटा ही छुपा लिया जाता है ब्यूरोक्रेसी की जाने से। ये उन्हें कहा जाता है कि आपने डेटा शेयर ही नहीं करना। पेट्रोल लेवी पे इस साल में कितना पैसा उसकी मद में कमाया, इसके पूरी डिटेल आनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो सरचार्जेस हैं, सिर्फ जो ड्यूटीज हैं, उसकी मद में कितना पैसा आया। और आपने आईपीपी जो के हुक्मरान तबके के रिलेटिव्स हैं मोस्टली, उनको जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बताया जाए कि कितना आया। फिर आप ये बताएं कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो टैक्सेशन दे रही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका वॉल्यूम क्या है? तो दूध का दूध, पानी का पानी अलहदा हो जाएगा। पूरे मुल्क की इकोनॉमी जो है ना, इस वक्त मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास चला रहे हैं। और यकीन कीजिए कि वो मैं पहले कहता रहा हूँ माजी में कि अब सांस लेने पे टैक्स बाकी रह गया है, तो वो भी लगा ले एक दफे, सांस बंद कर दीजिए। अगर आप सांस बंद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके सांस बंद कर देंगे आने वाले चंद माह में। सर बिल्कुल ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि डाटा छुपा लिया जाता है और वही हम हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स दे रहे हैं, एट दी एंड जो है सांस ही बचेगी तो उसके ऊपर क्या जो है वो निकलेगा। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट जो है वो भी कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 5 अगस्त के हवाले से दी गई है एहतजाज में कि पूरे पाकिस्तान में जो इस तरह एहतजाज किया जाएगा, तो आपको लगता है कि इसका कोई इस दफ़ा कोई रिजल्ट भी निकलेगा या फिर माजी की तरह एक दफ़ा फिर ये कोई पुरअसर काल साबित नहीं होगी और इसके बाद भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो करंट पोजीशन है ये तमाम तर सूरत हाल में? क्योंकि इलेक्शन में तो ऑलरेडी बाइकआउट किया हुआ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो लगता है कि कॉल इतनी पुरअसर होगी जिसमें कुछ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक तो आपने शुरू में एक सवाल में भी आपने राजा परवेज अशरफ साहब का तज़किरा किया था कि उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के तीसरे मरहले की तरफ नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए। जबकि बिलावल भुट्टो उस दिन अपनी तकरीर में ये कह रहे थे कि बाइकआउट मसले का हल नहीं, हमने 1985 का बाइकआउट किया था तो आज तक पछता रहे हैं। और मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ, अगर बाइकआउट करेंगे तो सिर्फ आपका बाइकआउट रजिस्टर होगा कि जी बाइकआउट किया था। उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं वो अगले जीत गए हैं तो कोई आपका बाइकआउट मानी नहीं रखेगा। आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा उसके बाद कि इलेक्शन देखते हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगी क्या ये इलेक्शन रेकिंग है, आपको वो इशू हाईलाइट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए बाइकआउट का जो पीटीआई का फैसला था वो भी गलत था। उसके बाद आपने कही कि क्या ये इम्पैक्ट डालेगी 5 की कॉल, तो मैं उस पर ये अर्ज करूं, क्योंकि पीटीआई के अपने अंदर इतने ज्यादा क्रैक्स हैं
पीटीआई की सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये रही कि उसका एक जो स्ट्रक्चर होता है जमात का, वो कभी भी नहीं बनने दिया गया सही तरीके से। और ये पानी पीटीआई भी उसमें मतलब उनकी ही ये गलती थी, क्योंकि वो उन्हें टीम चेंज करने का बड़ा शौक था। वो समझते थे कि मैं चूंकि करिश्मेटिक हूँ, इसलिए कोई शायद इतनी ज्यादा स्ट्रक्चर की या जमात की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो जो मौजूदा जमाती स्ट्रक्चर है उससे तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई कोई कुछ कर पाएगी। लेकिन चूंकि मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि एक चीज है जिसे हम कहते हैं जेंजी, वो किसी मौके की तलाश में है। अब ये हो सकता है कि पीटीआई की उस कॉल के नतीजे में जेंजी मुतहरक हो गई तो शायद वो इशू बना ले। लेकिन अगर सिर्फ आप पीटीआई की बात करें तो मेरा ख्याल है उसमें इतना दमखम नहीं है कि शायद वो कोई इंप्रेसिव शो कर सके। हाँ, ये प्रोग्राम अगर आपका जब जाएगा तो मेरे ऐसे फिक्रे सुनने के बाद वो मुझे बुरा भला कह सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया का दमखम उनका बड़ा एस्टैब्लिश्ड है और उसको कोई दूसरी पार्टी मैच नहीं कर सकती। लेकिन स्टेट पावर में वो मार खा जाते हैं। हाँ, अगर कोई उनकी गुड लक हो जाए और जेंजी उनकी मदद को आ जाए फिर सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन ये जेंजी जो है ये इस वक्त मरकज़े निगाह यही है, जेंजी है, मतलब जेंजी जहाँ पे जिस तरफ खड़ी होगी वो बाजी ले जाएगी, आप यही कहना चाहते हैं? जी एग्जैक्टली। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि अगर उन इश्यूज को जो अपोजिशन कर रही हैं पार्टीज, वो अगर उन इश्यूज को एक्सप्लॉइट करेंगे और उस हवाले से अपने कोई प्रोग्राम तरतीब दे तो वो कोई ना कोई क्लिक कर सकता है। इसलिए हुकूमत के लिए इंतहाई नाजुक सूरत है। सर लेकिन नून लीग तो ये कहती है जेंजी जो है, जेंजी तो मरियम नवाज साहबा के साथ है, मतलब वो लैपटॉप भी दे रही हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, उनको जो है वो डिफरेंट जो है वो लेके आ रही हैं मंसूबे उनके लिए, तो जेंजी उनके साथ है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या किसी की फ्री थॉट को आप एक लैपटॉप में जो है उसे गुलाम कर सकते हैं? क्या स्कॉलरशिप किसी के अगर कोई आजाद रूह है उसको स्कॉलरशिप क्या मरहून एहसान रख सकता है? मेरा ख्याल है नहीं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज दे रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन क्या वो अपने पल्ले से दे रही हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे से वो स्कीम लॉन्च कर रही हैं। और तीसरी बात यह है भाई कि यहाँ पे तो चंद दिन में लोग भूल जाते हैं, वो जेंजी जिनको वो केटर करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी एक फैमिली भी होती है जो सफर कर रही है इन सारी सूरत हाल में। मतलब जो टैक्स भी दे रही है, जो पेट्रोल वाला सफर भी कर रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को भी फेस कर रही है, जिसने अपना रोजमर्रा का भी काम करना होता है, इन्हें गुजारा करना होता है, वो भी है अपनी जगह पे। और पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, सख्त फैसले लेने हैं, सख्त फैसले ले लिया आपने, अवाम को पीस दिया। उसके बाद आपके सख्त फैसले रुक नहीं रहे। मसला यह है कहीं कोई फुल स्टॉप आता और रिवर्स होना शुरू होती सूरत हाल, तो तब भी हम कह सकते थे कि रिलीफ है। लेकिन ये इन द नेम ऑफ लैपटॉप्स, और फिर उसके बाद अगर आप जॉबलेसनेस की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो अपनी जगह पे एक है, बड़ा इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। एक वो पंजाब का वो रिक्रूटमेंट वाला मामला, हर सीट के ऊपर आपको एक जो है वो बैंक ड्राफ्ट जो है वो जमा करवाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद कुछ सीटों पे तो चलिए मेरिट पे आ जाते हैं बड़े टफ कंटेस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन कुछ सीटों पे तो इंटरव्यूज भी नहीं होते, उनकी सिलेक्शन तो पहले ही हो चुकी होती। सही हो गया। तो मतलब ये वाला जॉबलेसनेस वाला मामला भी जो है ये अपनी जगह पे एक बड़ा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। और फिर मेरिट की वायलेशन, अब मसलन ये ऐसी दास्तान है मेरे भाई कि अगर मैं शुरू हूँ तो फिर मैं सर असल में वही है, मसले ऐसे हैं कि जिस पे ऊपर भी निगाह डालेंगे तो फिर बड़ी लंबी जो है डिबेट शुरू हो जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इसको अगर दुरुस्त सिम गामजन नहीं किया गया तो जेंजी जो कि नो डाउट अपनी राय रखती है हर पहलू के हवाले से, हर इशू के हवाले से, अगर वो स्टैंड करती है तो फिर
देखना होगा कि सिस्टम किस तरफ जाता है। और बड़ी खूबसूरत बात की मुबशर बुखारी साहब ने भी कि मुल्क के 4 बड़े जो सियासतदान हैं उनको मिलकर बैठना होगा और फैसले करने होंगे कि पाकिस्तान की जो मसाइल हैं उसका हल जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। अदरवाइज इलेक्शन भी होते रहेंगे और साथ साथ धांधली का शोर भी मचता रहेगा, लेकिन बेहतरी नहीं आएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें।